हमने मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2019 और 2020 का डिस्कशन कर लिया था। आज हम 2021 करेंगे, 2022 और 2023। सबसे पहले पेपर 2021 की बात करें तो इसमें भी हिस्ट्री के अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस थे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स। और फाइनली जाते जाते 23 तक हम लोग ये नोटिस कर लेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी कम हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके कम होगा। यूपीएससी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे यूपीएससी का फुल फॉर्म में जो यू है यूनियन के लिए, दैट इज़ नॉट ओनली यूनियन, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन से साल कितने क्वेश्चन आएंगे। कभी हो सकता है ज्योग्राफी से आए, रिमेंबर 2016 की बात है, इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था कि कट ऑफ चला गया था 126 मार्क्स। अचानक आके अब तक 2013 इस साल मतलब इसके लास्ट ईयर में 88 था कट ऑफ 2022 में। अब चेक कर लो 6 साल में कट ऑफ 38 मार्क्स कम हो गया। इस साल तो और भी कम है, मतलब इस साल आई गेस 80 to 85 की रेंज में, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर से मतलब अब तक का टफेस्ट पेपर था, तो इसीलिए कट ऑफ इतना कम होते जा रहा है। तो आप बता नहीं सकते हो कि ज्योग्राफी ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इसलिए हमको सब टॉपिक्स बैलेंस करके चलना है। तो जब हम 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद मैं कुछ ऐसे एरियाज़ भी बताऊंगा जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आए हैं बट वो अच्छे एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं 2021। सबसे पहला ये वाला जो क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे तब कर लेंगे। इट इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 64 योगिनी टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है। तो जब आज मॉडर्न हमारा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जब हम एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे तब हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। फिर ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी अगेन एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ रहा है वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे एंशिएंट हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड से उनके बारे में पूछ रहा है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। हाँ, ये आ गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। नाउ 17th सेंचुरी स्टार्ट कब से होगी? 1601 से 1700 तक। ये हो गया हमारा 17th सेंचुरी। इसके फर्स्ट क्वार्टर में मतलब 25 साल 1601 से 1625 की बात कर रहा है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेयर द फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके बारे में पूछा है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहाँ कहाँ फैक्ट्री लोकेटेड थे, ऐसा पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको ब्रोच। ब्रोच जो है आज के डेट में भारूच है, जो सूरत के पास है। इसका नाम चेंज हो गया है, ब्रिटिश टाइम में इसको ब्रोच कहते थे, ये भारूच है सूरत के पास। ये चिकाकोल है, ये आपके साउथ साइड में है, और त्रिकोणपल्ली ये भी साउथ साइड में है, तिरुवनंतपुरम के पास है ये, आज मॉडर्न डे केरला के पास है ये, ऐसा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में ब्रिटिश की फैक्ट्री कहाँ कहाँ थे? ऑप्शन है भारूच, चिकाकोल, त्रिकोणपल्ली। अगर हम 1601 से 1625 की बात करें, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, पूछ रहा है इस पीरियड में कहाँ पे फैक्ट्री लोकेटेड थी, तो सिर्फ भारूच में थी, यहाँ भी नहीं थी और यहाँ भी नहीं थी। आपका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ना साउथ में उस टाइम पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, ना चिकाकोल में। इस टाइम पे साउथ में भी अलग अलग डायनेस्टी थी जो ऑपरेट कर रही थी। इनफैक्ट ये जो डेक्कन है, डेक्कन वाला पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे मराठा था आपका, तो मराठा बहुत ज़्यादा डोमिनेट था इस टाइम पे। मतलब ये जो टाइम था मराठा नीचे साउथ में, तो औरंगजेब यही चाह रहा था कि वो साउथ एंटर कर पाए कैसे भी, तो डेक्कन पेनेट्रेट साउथ औरंगजेब भी नहीं कर पाया था, तो ब्रिटिश के लिए तो और ज़्यादा इम्पॉसिबल था। पर वो भारूच क्यों पहुंच गया था? मैंने आपको बताया भारूच क्या है, सूरत में। ये रहा इंडिया का कोस्टल एरिया, ऐसा रहता है हमारा। अब कोई भी समुंदर से आएगा तो समुंदर के किनारे ही आएगा। ये रहा गुजरात, तो उनके लिए पॉसिबल था या तो गुजरात पहुँचा जाए, या महाराष्ट्र, या कर्नाटका, या फिर केरला एंड तमिलनाडु, या फिर यहाँ पे आप देखोगे आंध्रा और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसलिए आप देखोगे ब्रिटिश या फिर कोई भी यूरोपियन पावर्स थी ना, वो यहीं पे फैक्ट्री जल्दी लगाती थे पहले, जो समुंदर के जस्ट बाजू में होते थे, क्योंकि वो समुंदर के रास्ते आते थे। तो समुंदर के रास्ते आने के बाद उनको यहाँ कहीं आसान होता था फैक्ट्री लगाना। एक तो ये रीज़न था। सेकेंड, मान लीजिए उन्होंने फैक्ट्री में कुछ बनाया तो वापस इंग्लैंड भी भेजना होता था, तो वापस कोस्टल सिटी में उनके फैक्ट्रीज मोस्टली लोकेटेड होते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारूच। साउथ भी नहीं और चिकाकोल भी नहीं। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगेन आंसर ए 1 ओनली था। टॉपिक कहाँ से आया? फैक्ट्रीज। मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, फैक्ट्रीज से लगातार 21 में भी क्वेश्चन आया था और 22 में भी, या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी कह सकते हो उसको, क्योंकि यूरोपियंस की फैक्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन था। और ये कहाँ से हो जाता आपके? स्पेक्ट्रम से। अगेन इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ भी नहीं था।
अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया गया है कि ये कंपनी है, कब स्टैब्लिश हुई थी 1599 में। किसकी वजह से? क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था कंपनी को कि आप इंडिया जाइए इनिशियली और 15 साल के लिए आप कंपनी रन कर सकते हैं। तो 15 ईयर्स के लिए ट्रेड की परमिशन मिली थी। धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते एक्ट में कन्वर्ट होना, ट्रेड परमिशन को इंक्रीज करते रहते थे और फाइनली ब्रिटिश जो है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आई थी, बट फाइनली ब्रिटिश यहाँ पे रूल करने लग गए, एज अ पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश हो गई थी। आगे हम जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ हुई थी। सबसे पहले वेस्ट कोस्ट में, महाराष्ट्र वाले साइड में या वेस्टर्न साइड से आप देखोगे तो कहाँ का था? आगरा में, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड भरूच। देख लो बाय 1619। इसको याद करने का ट्रिक भी है AABB। इनफैक्ट आप जो अपने नोट्स देखोगे तो मैंने आपको ये 3 लिखवाया, आगरा, अहमदाबाद एंड बड़ौदा। ये इनिशियली पहले 3 फैक्ट्रीज थे, आपको नोट्स में मिल जाएगा। भरूच जो था वो एकदम इनिशियली लेटर स्टेजेस में 1619 तक बन चुका था। ऑल ऑफ विच वेर प्लेस अंडर द कंट्रोल एंड प्रेसिडेंट ऑफ सूरत फैक्ट्री। ये देख लो, सूरत जो मेन फैक्ट्री थी उसके अंडर में था ये। द कंपनी विच वेर प्लेस अंडर द कंट्रोल, हाँ, फिर द कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे। अब ये जो बॉम्बे वाला एरिया था, मैंने आपको बताया था ये चार्ल्स टू जो थे पोर्तुगीज के, उन्होंने दहेज में दिया था इंग्लिश को। उनकी जो क्वीन थी, उनकी जो प्रिंसेस थी, उनके ब्रिटिश प्रिंस से शादी हुई थी, तो उन्होंने एज अ दहेज मुंबई दे दिया था ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स लोग क्या करते मुंबई का, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में कौन था उस टाइम पे? ब्रिटिश की ही ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने बोला, अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो आपको नासिक में एक प्लॉट मिलता है। अब आप तो वहाँ कभी जाओगे नहीं, तो आपका जो पहचान का होगा नासिक में, आप उसको बेच दोगे। तो इन्होंने भी यही किया। ये थे तो इंग्लैंड में, इन्होंने बोला हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको हम ये सेल कर देते। तो इन्होंने बॉम्बे की जो जगह थी जो दहेज में मिली थी उसको सेल कर दी और बॉम्बे में भी इन्होंने क्या किया, फाइनली अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया। इनके 3 मेन फैक्ट्रीज थे, आप जो पढ़ते हो, एक मद्रास में, एक बॉम्बे में और एक बंगाल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इनकी 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, मद्रास का भी आप पढ़ोगे, कुछ विलेजेस को इन्होंने लीज पे एक्वायर किया था और बंगाल में भी। फाइनली जाके बंगाल जो है ये इनका मेन गढ़ बन जाता है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं साउथ ईस्ट कोस्ट में। साउथ ईस्ट कोस्ट में कहाँ का इनकी फैक्ट्री थी? मसूलीपट्टनम और आर्मागांव। ये कहाँ पे? पुलिकट मतलब आंध्र प्रदेश के पास। 1626 में 2 जगह पे थे, मसूलीपट्टनम और आर्मागांव। मैंने आपको मैप में दिखाया था, आंध्र प्रदेश भी आ जाते थे वो लोग। तो मसूलीपट्टनम जो है, इसको आज के डेट में मछलीपट्टनम कहते हैं ये जगह को। ये देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज का, जैसे पोर्तुगीज का भी था, ब्रिटिश का भी था, फ्रेंच का भी था, अगेन क्योंकि कोस्टल सिटी के बाजू में था। ईस्टर्न इंडिया में इनकी कंपनीज कहाँ कहाँ थी? हरिहरपुर और बालासोर, ये दोनों जगह कहाँ पे? उड़ीसा में। और हुगली में, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे था? 1651 में। बाद में इन्होंने पटना, ढाका, कासिम बाजार इन बंगाल एंड बिहार में भी इस्टेब्लिश किया। अब चिकागोल और त्रिकोणपल्ली क्यों नहीं है? पढ़ लो। चिकागोल जो था ये एक रीजनल किंगडम के अंदर में था और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी प्रेजेंस नहीं था, इसलिए चिकागोल आंसर नहीं होगा। और सिमिलरली उस टाइम पे कार्नेटिक वॉर चल रहे थे, आप एंग्लो कार्नेटिक वॉर पढ़ोगे, ब्रिटिश और फ्रेंच के एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। तो उस टाइम पे त्रिकोणपल्ली जो था ये किंगडम ऑफ आर्कोट था। आर्कोट कहाँ? कार्नेटिक का पार्ट है। एंड सीज ऑफ त्रिकोणपल्ली के बाद ये फाइनली इंग्लिश के हाथ में आता है। जब फ्रेंच इंडिया से चले जाती है, अल्टीमेटली फ्रेंच के डोमिनेंस में रहता है ये कार्नेटिक वाला एरिया, बट इंग्लिश और फ्रेंच की वॉर चलती रहती है। वहाँ भी चलती है इंग्लैंड में और यहाँ यूरोप में भी चलती है और इंडिया में भी। फाइनली यहाँ पे थर्ड वाला जो बैटल होता है ना, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, उसमें ब्रिटिश जीत जाती है। क्योंकि ब्रिटिश जीत जाती है तो फ्रेंच को फाइनली इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है और उस टाइम पे त्रिकोणपल्ली फाइनली किसके अंदर में आ जाता है? ब्रिटिश के। बट पूछा था आपको कि 1601 से लेके 1625 में कहाँ पे था, तो हमने देख लिया 1619 में कहाँ पे था? भरूच में। इसलिए इसका आंसर ए ओनली हो जाएगा। इसमें से मेन आपके लिए क्या क्या नोट करने लगे, ये तो बेसिक है, ये कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा। हाँ, बट वेस्ट कोस्ट में फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी? जो ब्लैक में मैंने अंडरलाइन करके दिया है ना, ये बस आपको याद होना चाहिए कि वेस्ट कोस्ट में यहाँ था, साउथ ईस्ट कोस्ट में मसूलीपट्टनम में था और आर्मागांव, और ईस्टर्न इंडिया में हरिहरपुर, बालासोर उड़ीसा और हुगली 1650। इनफैक्ट ये पटना, ढाका ये सब भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, ये बस अपनी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, अगेन ये हर्षवर्धन पे क्वेश्चन पूछा गया है और डिक्लाइन ऑफ गुप्ता के बाद। गुप्ता हम कहाँ पढ़ते हैं? एंशिएंट इंडिया में, तो इसको हम जब एंशिएंट इंडिया करेंगे तब पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन कहाँ पे? विजयनगर एम्पायर, मिडाइवल वाला क्वेश्चन है, एंशिएंट मिडाइवल वाला, इसको जब मिडाइवल करेंगे तब पढ़ लेंगे। अगेन विजयनगर एक फेवरेट थीम है। विजयनगर जो है ना, ये मिडाइवल के जस्ट एंडिंग में और मॉडर्न के जस्ट स्टार्टिंग में आ जाता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन विजयनगर के आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म,
ये मान लो इनके बिना तो यूपीएससी का पेपर आधा है। अगर इनके क्वेश्चन नहीं है पेपर में तो पेपर इनकम्प्लीट माना जाता है। हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो बुद्धिज्म जैनिज्म और एक क्वेश्चन विजयनगर पे होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। गांधी जी को भूल जाएंगे एक टाइम पे, बट इन दोनों को नहीं भूल सकते। हाँ, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू मदनपल्ले, एक जगह है मदनापल्ले, ये पूछ रहा है ये जगह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंध्र प्रदेश में जगह है मदनापल्ले, 4 स्टेटमेंट दिए और आपको पूछ रहा है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, ये चारों स्टेटमेंट राइट है आपस में, मतलब कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, बट आपको ये बताना इसमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो मदनापल्ले में ही हुई। मतलब ये चारों के चारों स्टेटमेंट राइट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पिंगाली वेंकैया डिजाइंड द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग। आपका जो तिरंगा है उसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति पिंगाली वेंकैया है, ऐसा पूछ रहे हैं। ये स्टेटमेंट राइट है, बट ये जो है ये मदनापल्ले में नहीं हुआ है। पूछ रहा है मदनापल्ले में कौन सी हुई थी, तो पहला स्टेटमेंट राइट है, बट क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस जगह पे नहीं हुआ है। सेकंड पूछ रहा है पत्ताबाई सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम हियर। अब पट्टाभाई सीतारमैया जो है इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी लीड किया, आंध्र प्रदेश का भी लीड किया, बट इस जगह से नहीं लीड किया। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, बट इस जगह के हिसाब से रॉन्ग है। तीसरा बोल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाल टू इंग्लिश हियर। ये स्टेटमेंट राइट है और ऑप्शन वाइज भी राइट है क्योंकि यही चीज मदनापल्ले आंध्र प्रदेश में हुई थी। स्टेटमेंट कोई भी रॉन्ग नहीं है, पूछ रहा था मदनापल्ले में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। फॉर एग्जाम्पल 4 चीजें, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं आपको पूछ लूंगा विथ रेफरेंस टू नागपुर कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट मैं आपको देख सकता हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ पे, जो कि ऑब्वियसली है। सेकंड स्टेटमेंट मैं आपको दे दूंगा कि मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यहीं से शपथ ग्रहण हुआ था। अब वो प्राइम मिनिस्टर तो है बट शपथ ग्रहण यहाँ से नहीं हुआ था, वही टाइप में इसको बनाया गया है। चीजें सही लिखी है बट इस जगह पे कौन सा रेफरेंस है वो आपको राइट बताना है। तो तीनों स्टेटमेंट राइट थे और ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है। और लास्ट वाला ऑप्शन है मैडम ब्लावट्स्की एंड कॉलोनल ऑलकोट सेटअप हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। ये सही है, बट ये चेन्नई में सेट किया था और चेन्नई में कहाँ पे, अद्यार रिवर है। ये सब आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे सेट किया गया था इन्होंने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है आपस में, बट ऑप्शन हिसाब से रॉन्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर इसका सी है। ये कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन, क्लास 6 एनसीईआरटी से। अगेन जो हम लेटर ईयर्स में देखेंगे आपको ये चीज़ नोटिस में आएगा कि स्पेक्ट्रम से मूव होके यूपीएससी अब कहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही है, एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को भी इक्वल वेटेज देके चलना है। एनसीईआरटी भी आपको मिनिमम 6th 7th 8th और 11th और 12th ये वाले कर लेना हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी करना ही करना है, उसके बिना हिस्ट्री पूरा अधूरा है और ज्योग्राफी भी। हाँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत कम रेलेवेंस है। इनफैक्ट आप जब इकोनॉमिक्स भी देखोगे तो यहाँ पे 2 इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, मैक्रो और माइक्रो। तो एक मैक्रो वाला जो है वो आपको इससे करना होता है एनसीईआरटी से। माइक्रो वाले के लिए कोई एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। और पॉलिटी के लिए भी ज़्यादा नहीं है, बट पॉलिटी का 11th और 12th वाला कर सकते हो, स्टैंडर्ड वाला बुक, ये ठीक है। तो आता है इस क्वेश्चन पे, यह एनसीईआरटी क्लास 6 से उठाया गया था। इसमें दिया गया द सॉन्ग जन गण मन वॉज कंपोज ओरिजिनली इन बांग्ला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। हमको पता है जन गण मन हमारा नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया। इनफैक्ट हमारा ही नहीं, बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ओनली पर्सन ने 2 अलग अलग कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा हुआ है। एडॉप्टेड इन हिंदी वर्जन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको एडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम। डेट याद रखना, जनवरी 24 1950। अगेन जनवरी 26 को हमको आज़ादी मिली थी, जनवरी 24 को हमने नेशनल एंथम एडॉप्ट किया था। इनफैक्ट पहला प्रेसिडेंट भी जो हमने चुन के लाए थे वो भी आप देखोगे तो जस्ट इसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले हुआ था ये सब। इट वॉज फर्स्ट संग ऑन December 27, 1911 एट कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको पहली बार वहाँ पे गाया गया था। ये फैक्ट भी याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन से सेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता सेशन में। नेक्स्ट, इट वॉज एट मदनापल्ले, देख लो जगह। इन February 1919 दैट टैगोर ट्रांसलेटेड हिज बंगाली पोएम जन गण मन इनटू इंग्लिश एज मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो ये और कुछ नहीं है, क्या है, जन गण मन ही है। आपको जन गण मन ना पूछते हुए लिख देगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। हम लोग सोचेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, बट ये कुछ और नहीं, जन गण मन ही है। और इसको ट्यून किसने दिया था, मार्गरेट कजिन्स ने, ठीक है। तो बस इससे जो जो मेन चीज़ें हमको जानने लायक है वो है कलकत्ता सेशन में पहली बार इसको गाया गया था और 1919 में मदनापल्ले वो जगह थी। और इसी सॉन्ग को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। बस इसके बारे हमको और उससे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और इसको एडॉप्ट कब किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जनवरी 24, 1950।
रिवर्स इंजीनियरिंग करो। मैं फ्यूचर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना, उससे नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बन जाता है, वो हम देखेंगे ऑटोमेटिकली। इसीलिए एक्सप्लेनेशन को कभी भी लाइटली मत लिया करना। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेनेशन के नोट्स बनाओ, लगे तो अलग से कॉपी बना लो, एक्सप्लेनेशन के नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि ये देखो क्या होता है, मैं बार बार वही रिपीट करूंगा, कोई भी एग्जाम में ना रेफरेंस उठाता है, रेफरेंस उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए क्वेश्चन है, कभी ये दे दिया है ना, एक आधी बार अगर क्वेश्चन आ जाएगा नेशनल फ्लैग पे, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा 2023 में क्वेश्चन था नेशनल फ्लैग पे, बट क्वेश्चन क्या पूछा था, उसके साइज के बारे में। एक स्टेटमेंट अगर उसमें ये लिख देते ना कि फॉर एग्जांपल पट्टा भाई सीतारामैया डिजाइन द ट्राइकल ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, तो कितने लोग राइट मार्क करके आ जाते। बट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हो तो तुमको पता हो तो डिजाइन करने वाला कौन था, पेंगाली वेंकैया। तो यूपीएससी क्या कर सकता है, ये वाला स्टेटमेंट यहां से कट करके यहां चिपका देगा इसके आगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन में किया है, आई विल शो यू। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, अगेन एंशिएंट साइट्स पे हिस्टोरिकल प्लेस है और किस लिए जाना जाता है, ये तीनों जो है ये हड़प्पा और पार्ट है, इसको वहां कर लेंगे। नेक्स्ट ये वाला भी जो क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक और चेंगिस खान के ऊपर है, और तीसरा स्टेटमेंट किसके दिया है, विजयनगर के ऊपर। देख रहे हो विजयनगर वापस सेकंड टाइम आ गया एक ही पेपर में। मैं आपको शो करूंगा, अभी हम 5 ईयर का एनालिसिस करेंगे ना, कम से कम 8 क्वेश्चन इसमें से 5 साल में सिर्फ विजयनगर पे आए। एक विजयनगर कर लो ढंग से, 1 या 2 क्वेश्चन गारंटीड है यूपीएससी में, ठीक है। तो ये मिडाइवल का क्वेश्चन है, तो इसको मिडाइवल इंडिया के साथ करेंगे। इसको भी फिलहाल के लिए हम रोक के रखते हैं। हाँ, अब ये आया मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लिटरली टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में आप कहीं नहीं पढ़ोगे, ना स्पेक्ट्रम में, ना बिपिन चंद्र में, ना आप ये एनसीईआरटीज में पढ़ोगे। ये जो था ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और थोड़ा बहुत इसका रेफरेंस किसी बुक में दे रखा है, बट ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ना, इतना कुछ नहीं दे रखा है। बहुत कम रेफरेंस आपको स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र और एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये पर्सन भी उतना हाईली नोन नहीं है, बस ये करंट अफेयर्स में आ गया था इनके बारे में कुछ, तो यूपीएससी ने उठा लिया। अगर कोई पर्सनैलिटी, जैसे अभी हमने क्या किया था, अंडमान निकोबार साइड्स पे हमने कुछ एरियाज जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिए थे, लक्षद्वीप में कुछ आइलैंड जो थे, तो 21 आइलैंड्स। अब क्या होगा, फ्यूचर में कल को सुभाष चंद्र बोस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पे कोई आइलैंड इस्टेब्लिश कर दिया। वैसे ही 1 या 2 साल पहले उन्होंने रामानुज की स्टैचू लिबर्टी वो ये की थी, उद्घाटन की थी, तो 2022 का क्वेश्चन था रामानुज पे। तो करंट हिस्ट्री में ऐसे ही आता है, कोई पर्सनैलिटी के ऊपर। जैसे अभी वीर सावरकर पे मूवी आई अभी रिसेंटली, रणदीप हुड्डा ने एक्ट किया है। अगर मान लो उस मूवी के ऊपर और कुछ गवर्नमेंट करती है, कोई स्कीम ले आती है सावरकर के नाम पे, या फिर कोई एयरपोर्ट या फिर कुछ इस्टेब्लिश कर देती है, तो वीर सावरकर पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पर्सनैलिटी यूपीएससी का एक टॉपिक है जिस पर ऑलरेडी वो बहुत लोगों पे क्वेश्चन पूछ चुका है। उस दिन भी हमने देखा था रमाबाई पे क्वेश्चन था, फिर वो एक रखमाबाई पे था, वो शादी वाला जो केस हमने पढ़ा था रखमाबाई। उसके बाद गोपाल बाबा वेलंकर पे क्वेश्चन था। हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। अब ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। बस इतना पढ़िए, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जीजुइट ऑर्डर। अगर कल को एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ऐसा लिखा रहे कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, आंख बंद करके राइट मार्क कर दीजिए। क्यों, फाउंडिंग मेंबर बहुत सारे होते हैं। अब एक तो हो ही सकता है यार, ये थोड़ी लिखा है ही वॉज द ओनली फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं ऐसा कहता हूं कि नागपुर एज अ स्टेट बनाने में, कल को मान लो सेपरेट विदर्भ अलग हो जाता है, तो मैं कहता हूं नागपुर सेपरेट विदर्भ बनने में सृष्टि का एक फाउंडिंग मेंबर हो सकता है ना यार। आपने कभी कुछ स्टेटमेंट या कोई कविता किसी स्कूल में बोली होगी, हो सकता है गवर्नमेंट उससे इंस्पायर्ड होगी, हो सकता है ना, इसीलिए वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा। अब ये देखिए, जब ये क्या हो जाता है फैक्चुअल, 2 चीजों पे आपको, बट सेकेंड स्टेटमेंट आपको क्या दिखा रहा है, डेटा। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो वो क्या करेगा, यहां तक स्टेटमेंट सही करेगा, और मान लो बैंगलोर, अगर वो बैंगलोर में डेथ हुई होगी तो बैंगलोर की जगह क्या लिख देगा, गोवा। जगह चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। एक स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें जो डेटा रहे उसी को बदल दोगे। ये स्टेटमेंट बदलना बहुत मुश्किल है, बट डेटा, डेट, नाम, जगह बदलना बहुत आसान होता है। गोवा की जगह नागपुर कर दो, नागपुर की जगह चेन्नई कर दो, ये जगह चेंज करना बहुत आसान होता है। इसीलिए कभी भी फैक्चुअल, तो इसमें लिखा गया सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। एक्चुअली पूछा है विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज अबाउट, पहला राइट है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, जहां जहां 2 रॉन्ग है उसको वैसे ही हटा दो, आंसर क्या हो जाएगा, सी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। वो ऐसा कह रहा है
उनके नाम पे फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत। अब मान लो मैं नागपुर में हूँ और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने अगर इनके नाम पे एक दावत भी रख दी तो क्या हो जाएगा, फीस तो हो ही रहा है, तो कोई देखने थोड़ी जा रहा है इनके नाम पे कोई दावत रख रहा है कि नहीं। मान लो गोवा में 1 लाख लोग हैं, किसी ने भी इनके नाम पे अगर दावत रख दी तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। यूपीएससी के एग्जाम में थोड़ी देखने जा रहा है कि कोई रख रहा है कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया, जनरल स्टेटमेंट। बस इतना लिखा है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। एक आदमी भी सेलिब्रेट कर रहा है ना वहाँ पे, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 भी राइट है क्योंकि ये भी जनरल स्टेटमेंट है, ये भी जनरल स्टेटमेंट है। ये क्योंकि फैक्चुअल है, रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ओनली। मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा, एग्जामिनर जब हम साइंस करेंगे ना, हिस्ट्री विस्ट्री में तो बहुत कम आ जाता है ये क्वेश्चन। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स करवाऊंगा और साइंस दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी भर भर के हिंट देती है। हिस्ट्री में क्यों कम हिंट मिलते हैं हमको, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ, यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगेगा। बट जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, यहाँ अब ये कोई नहीं सॉल्व कर सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेना है। और कैसे रिस्क लेना है, यही पढ़ के जो ऐसे जनरल स्टेटमेंट होते हैं कि उनके नाम पे फीस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर ये यूपीएससी यहाँ लिख देता है ना कि सेलिब्रेट दिसंबर में किया जाता है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता था, क्योंकि कोई हो सकता है जरूरी थोड़ी दिसंबर में मनाएगा, जनवरी में मना सकता है। बट यहाँ बस इतना लिखा हुआ है कि उनके नाम पे फीस हर साल मनाया जाता है, स्टेटमेंट हो जाएगा राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आंसर हो जाएगा 3। मैंने आपको बताया क्वेश्चन कहाँ से, पर्सनैलिटीज वाले टॉपिक से, और ये स्पेक्ट्रम में इनके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन दिया हुआ है, बट ये मेन क्वेश्चन करंट अफेयर से उठाया गया था। अब ऑन अप्रैल 7, 1506 फ्रांसिस जेवियर का जन्म हुआ था कहाँ पे, किंगडम ऑफ नेवरेन, स्पेन में जो जगह है वहाँ पे हुआ था। ये हमारे किसी काम का नहीं है, एक आधी बार ये क्वेश्चन आता है, तो इनके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जानेंगे। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्यों राइट है, अ पैट्रॉन सेंट ऑफ मिशनरीज, जीजुइट ऑर्डर। देख रहे हो, ये एक फाउंडर थे, ये एक मिशनरी में काम करते थे और इसी वजह से इन्होंने जीजुइट ऑर्डर का फाउंडिंग किया था, इसीलिए ये क्या थे, स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट। स्टेटमेंट 1 यही दिया हुआ था कि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीजुइट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ये गोवा आए थे इंडिया फाइनली 1542 में, और 1552 में इनकी डेथ हुई थी, और डेथ भी कहाँ हुई थी, चाइना में, गोवा में नहीं हुआ था डेथ, इसीलिए स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। क्योंकि ये गोवा आए हुए थे और आर्टिकल जो था इसी पे छपा हुआ था कि ये इंडिया आए हुए थे और इनकी चाइना में डेथ हुई थी, तो चाइना इंडिया चाइना आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। और ये जो प्रोविंस है ना, शैंगचुआन प्रोविंस, ये बार बार न्यूज़ में था, तो उसमें इनके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन दिया था कि यही वो जगह है जहाँ इनकी डेथ भी हुई थी। तो इस वजह से यूपीएससी ने क्या किया, गोवा उठा के यहाँ डाल दिया, चाइना इजी होता है तो चाइना की जगह गोवा डाल दिया। और तीसरा पढ़ी, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन दिसंबर ईच ईयर इन गोवा। देखिए मैंने क्या लिखा, दिसंबर। अगर फैक्चुअल इसको गलत करना होता तो दिसंबर की जगह यूपीएससी क्या लिख देती, जनवरी या फरवरी, बट यूपीएससी ने देखो वहाँ डेट या मंथ लिखा ही नहीं है। ठीक है, बस पूछा है सेलिब्रेट किया जाता है, हाँ सेलिब्रेट किया जाता है। गलत करना होता तो दिसंबर की जगह कोई डेट डाल देती। और इसीलिए आप देखोगे ये एक रीजनल पब्लिक हॉलीडे, गोवा में इस दिन छुट्टी होती है। किस किस के लिए, ये जो स्पेशल कम्युनिटी है स्पेनिश लोग, उनके लिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना, इस ऐसे क्वेश्चन पे नोट्स भी नहीं बनाने। क्यों, ये जो टॉपिक है ना, ये 5-10 साल में एक आध बार आएगा और ऐसे क्वेश्चन सबको तंग करते हैं। तो अगर कल को आप पढ़ भी रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यू कैन इजीली स्किप। आई कैन गारंटी से कि ये 5 साल में आया हुआ वेरी वेरी टफ कैटेगरी में डाल सकते हो इसको, ऐसा क्वेश्चन था ये वैसे ही रखमाबाई टाइप का क्वेश्चन था और गोपाल बाबा वेलंगर टाइप का, जो कोई नहीं पढ़ता उस टाइप के क्वेश्चन है ये वाला भी जो क्वेश्चन है, ये मीतकशारा है। मीतकशारा में एशियन टाइम पे पढ़ेंगे, दया भागा मीतकशारा, ये उस टाइम के लॉज है, तो जब एशियन हिस्ट्री करेंगे तब कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, ये जैन मॉन्क्स पे क्वेश्चन एशियन टाइम का है, क्षमाशेरा भावभूति हस्तिमाला, जैनिज्म बुद्धिज्म जब करेंगे एशियन टाइम का तब हम पढ़ लेंगे। और हाँ, ये आ गया हमारा फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब मान लो मैं मानता हूं कि नेहा, जैसे फॉर एग्जांपल नेहा न्यू आई है यूपीएससी में, नेहा ने कुछ नहीं पढ़ा, बट स्टिल नेहा भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, मॉन्टेगू केम्स फॉर्म रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबाउट द एज ऑफ 21। सोचिए 1919 में सभी महिलाओं को वोटिंग राइट मिल पाते इतने ब्रिटिश टाइम पे, यहाँ स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल लिख दिया है। यूपीएससी ने जानबूझ के यहाँ ऑल लिखा है ताकि आपकी नजर जानी चाहिए। आप सोचो ना यार, 1947 में हम आज़ाद हुए, स्टिल सारी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इट वॉज इन वेरी लेट जब हमने सभी को अडल्ट फ्रेंचाइजी दिया। मतलब आज के डेट में भी देख लो, ये जो आपका ये स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन सबको इस साल तक नहीं थी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, तो हमारे इंडिया में कहाँ से होगी यार। और उस टाइम पे तो इंडिया इतना बैकवर्ड था, आपको लगता है ब्रिटिशर्स वोटिंग राइट्स मांगेंगे महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, क्या लगा दिया है, ऑल। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
अब आप मान लो ऑल हटा के पढ़ो, मॉन्टेगू केम्स फ्रॉम रिफॉर्म ऑफ 1919 recommended ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू वुमेन अबाउट द एज ऑफ 20, तो राइट हो जाता, क्योंकि ऑल नहीं लिखा है। अगर एक भी महिलाओं को मिल जाता तो स्टेटमेंट क्या हो जाता, राइट, क्योंकि ऑल नहीं लिखा था, टू सम लिख देता, टू वन लिख देता, वन ऑफ द जैसे पिछले वाले में लिखा था। यहाँ रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज कर लिया है ऑल। इम्पॉसिबल है यार, ब्रिटिशर्स का ध्यान पढ़ाई लिखाई सब पे तो था ही नहीं, वोटिंग छोड़ो, उनको खुद को रूल करना था, वो कहाँ ये सारी चीजें करते। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा रॉन्ग। अब सेकेंड स्टेटमेंट भी पढ़िए। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। गेव लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, बस गेव। एक भी महिला को अगर मिल जाएगा ना तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहां लिखा हुआ है दे गेव वुमेन। देख रहे हो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, यहां ऑल वर्ड लगाया है, यहां कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है गेव वुमेन। अगर 1935 एक्ट में एक भी महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया होता तो स्टेटमेंट क्या हो जाता, राइट, और स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। 1935 में उन्होंने बिल्कुल कहा था कि महिलाओं को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, ऑल नहीं कहा था, सिर्फ महिलाओं को कहा था। ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाता अगर यहाँ ऑल नहीं होता तो, ठीक है। तो पहला रॉन्ग हो गया, सेकंड राइट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। देख रहे हो एक ही स्टेटमेंट में वोटिंग राइट्स टू, यहां तक स्टेटमेंट पढ़ो, वोटिंग राइट्स टू वुमेन, ये ऑल द हटा दो यहां से, सेकंड स्टेटमेंट सेम बन जाएगा, गेव वुमेन। मैं चाहता तो यहाँ गेव ऑल वुमेन लगा देता, अब क्या होता, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, आंसर हो जाता है इसका इस केस में डी। बट क्योंकि यहाँ ऑल नहीं लगा है, सिर्फ यहाँ लगा है। यही पेपर में हमको बस दूसरों से अलग नोटिस करना होता है। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, हमारा सिलेक्शन मतलब 14 लाख लोग जो एग्जाम देते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है 12-13 हज़ार लोगों का मेंस लिखने के लिए, उनमें कुछ अलग नहीं होता है, वो बस पेपर के टाइम पे फोकस रहते हैं। आप साल भर तैयारी कर लो, बट पेपर वाले दिन अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना, और कितने भी बढ़िया पेपर सॉल्वर क्यों ना हो आप, आपके टेस्ट सीरीज में 150-120 आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस नहीं था इन की वर्ड्स पे। और यूपीएससी जानबूझ के दे रहा है ये वर्ड्स, उसको क्या जरूरत है ऑल लिखने की, यहाँ पे यहाँ भी तो ऑल लिखता, ठीक है, ये जानबूझ के वो करता है। और कितने से क्वेश्चन में इसका आंसर बी था, हमने देख ही लिया। सोर्स कहां से, स्पेक्ट्रम से। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक्ट के बारे में। ये एक्ट के बारे में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ये मिनी रिवीजन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। जितने भी एक्ट है हम पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू कर लेंगे। ये ऐसा कह रहा है, ये ऊपर लाइन छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये लाया क्यों गया था, आपको पता है इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो लोग क्या मांगते थे, रिफॉर्म्स मांगते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि हमारे लिए चेंजेस लाओ, हमारे लिए चेंजेस लाओ। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुनिए और कुछ चेंजेस लाए जाए। तो फाइनली क्या हुआ था, 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा मांग था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया जाए। हमारी बेसिक डिमांड क्या थी कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलना चाहिए, हम बार बार इसी की मांग कर रहे थे और ब्रिटिशर्स इसको डिले कर रहे थे। तो डिले करने के लिए वो लोग क्या करते थे, कुछ छोटी छोटी चीजें हमको देते थे ताकि हम भी खुश रहे और वो भी रूल कर पाए, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने एक एक्ट लाया था, मॉन्टेगू केम्स फ्रॉम रिफॉर्म। ये कब आया था और इसी को नाम क्या दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अंडर द एक्ट वुमेन वेयर गिवन द राइट टू वोट। देख रहे हो, वुमेन वेयर गिवन, ऑल नहीं लिखा है, सिर्फ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। कौन सी महिला है वो स्पेसिफाई नहीं थी, हो सकता है पढ़ी लिखी महिला हो। यहाँ ऑल नहीं लिखा है, वुमेन आर गिवन राइट टू वोट, बट देयर वाज नो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। देख रहे हो, हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 2 है सॉरी, एक 1990 का, एक 1935 का, और ऐसे ही एक 1919 की तरह एक और एक्ट है, मॉरली मिंटे रिफॉर्म्स। ये भी हम थोड़ा अच्छे से कर लेंगे क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1909, 1919 और 1935 पढ़ते हैं। 1935 के बारे में इसने क्या किया, इसने एक्सटेंड किया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल का मतलब क्या है, हिंदू मुस्लिम। आपने पढ़ा 1919 का जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था। मतलब मुस्लिम लोग अगर कोई खड़ा होता है मुस्लिम नेता तो उसको वोट कौन डालेगा, सिर्फ मुस्लिम। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब हिंदू को सिर्फ वोट हिंदू देगा, मुस्लिम को वोट सिर्फ मुस्लिम देगा। तो इसने क्या किया था, इसने इसी चीज को और बढ़ाया था। इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। देख रहे हो, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, डिप्रेस क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। इस टाइम पे उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट को भी अब कौन वोट करेगा, शेड्यूल कास्ट थी, महिलाओं के लिए भी अलग से अनाउंस किया गया था और लेबर लोगों के लिए भी। इसी के बाद आप देखोगे गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे और आंबेडकर और गांधी ने एक साइन किया, पैक्ट साइन किया था, पूना पैक्ट। उसी के तहत फाइनली शेड्यूल कास्ट लोगों को हिंदू सोसाइटी में मर्ज कर दिया गया था। नहीं तो ब्रिटिशर्स ने यह भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट जारी करते हैं।
A separate electorate means that not only were the seat reserved for a specific group, but voting for the reserved constituency was allowed for only members of that specific community. मतलब अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट ओबीसी के लिए है, तो ओबीसी के लिए रिजर्व सीट हो जाएंगे, वो सीट पे खड़ा कौन होगा? ओबीसी का नेता, बट उसको वोट भी कौन देगा? सिर्फ ओबीसी। आप अगर दूसरे कैटेगरी के तो आप वोट नहीं दे सकते। इसको क्या कहते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और एक ही सक्सेसफुल सेपरेट इलेक्टोरेट हो पाया था, दैट इज मुस्लिम लोगों के लिए। उसके अलावा जितने भी थे गांधी जी ने सभी खत्म करवा दिए थे। मुस्लिम के लिए जो था सेपरेट इलेक्टोरेट, इसी के टाइम पे आप देखोगे मुस्लिम लीग भी फॉर्म हुआ था, और इसी के मेन आदमी कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। अब ये वाला अगेन क्वेश्चन कहाँ का है? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, इन्होंने क्या किया, पहली बार ऐसा था यूपीएससी ने डेट बेस्ड क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा 8 अगस्त 1942 को इनमें से कौन सी चीज हुई थी, ठीक है। अब इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि टाइमलाइन को अच्छे से कर लीजिए। टाइमलाइन अच्छे से कर लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। क्विट इंडिया कब हुआ था? 1942 में। करो या मरो हमने पढ़ा था। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। नेक्स्ट लिखा है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। ये रॉन्ग है। ये एक मिशन के तहत 1942 के बाद हुआ था। जब आप हम लोग पढ़ेंगे, हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा था, क्रिप्स प्रपोजल पढ़ा था, ये उसमें से एक प्रपोजल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। ये कब हुआ था? जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 1939 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके जस्ट बाद रिजाइन किया था, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। ये 1942 के पहले का है। और लास्ट पढ़िए क्रिप्स प्रपोज एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनेंस स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ओवर। क्रिप्स प्रपोजल भी कब हुआ था? 1942 के बाद। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए ओनली। बस क्विट इंडिया मूवमेंट आप ढंग से पढ़ लेते तो आपको पता होता यही हुआ था 1942 में। 8 अगस्त नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ लेते इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन कहाँ से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए क्विट इंडिया मूवमेंट, ओल्ड एनसीईआरटी, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र ने ओल्ड एनसीईआरटी भी लिखी है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो, मैं क्यों कहता हूँ स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी करने के लिए, क्योंकि बिपिन चंद्र मैंने आपको बताया, उस दिन भी बताया, ये क्या एनसीईआरटी के ऑथर है। इनकी एनसीईआरटी और इनकी बुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर एनसीईआरटी कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप बिपिन चंद्र पढ़ ले रहे हो। बट स्पेक्ट्रम के जो ऑथर है राजीव वहीर, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है, तो आप स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्र की लिखी हुई है और वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब in July 1942, Congress Working Committee met at Wardha and resolved that it would authorize Gandhi to take charge of the non-violent mass movement, और इसका नाम क्या था? क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। 1942 में, पहले हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए पहली बार जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहाँ मिली थी? वर्धा में। और उन्होंने क्या कहा था? गांधी जी को आप चार्ज लीजिए। इनफैक्ट गांधी जी के आने के जितने ही मूवमेंट थे गांधी जी ने ही लीड किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया। आगे पढ़ते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ जनरल रिफर्ड प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू, और इसको सपोर्ट किसने किया था? सरदार पटेल ने। इट वॉज टू बी अप्रूव बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन बॉम्बे इन अगस्त में इसको अप्रूव करना था। इसीलिए आप देखोगे फाइनली 8 अगस्त 1942 को क्या किया? इस कमेटी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रपोजल को फाइनलाइज कर दिया। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मेन जो आपको जानना है, 9 अगस्त को क्या किया था? सभी टॉप लीडर को अरेस्ट कर लिया था। जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि अब क्या चल रहा था, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश लोग ऑलरेडी परेशान थे, तो कांग्रेस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समझा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी परेशान है, तो उनको और परेशान किया जाए। तो फाइनली उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया। बट इमीडिएटली अगले ही दिन क्या किया? ब्रिटिशर ने जितने भी बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरुणा असफ अली प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस कमेटी सेशन एंड होइस्टेड द फ्लैग। इसीलिए अरुणा असफ अली जो थी उन्होंने इस मूवमेंट का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। ये वही टाइम है जिसमें अंडरग्राउंड मूवमेंट रेडियो चलाते थे। इनफैक्ट अभी एक मूवी भी आ रही है, ए वतन मेरे वतन। ये वो जो सैफ अली खान की बेटी है, वो कौन है? वो हाँ, सारा अली खान, उसकी मूवी है। वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, अंडरग्राउंड रेडियो पे। आप जब उसका ट्रेलर देखोगे तो उन्होंने इसी का जिक्र किया है। और आई गेस उसमें वो जो रोल प्ले कर रही है वो या तो अरुणा असफ अली का प्ले कर रही है या उषा मेहता का रोल प्ले कर रही है। वो इस मूवी में अच्छे से दिखाएंगे कि क्या एक्चुअली हुआ था, अंडरग्राउंड रेडियो को रन करने के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो ये वो मूवी इसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट और क्या है, अंडरग्राउंड एक्टिविटी एकदम पीक पे थी। कौन कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुरानिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, ये सारे लोग थे। और इसी टाइम पे आप देखोगे पैरेलल गवर्नमेंट,
अलग अलग जगह रन हो रही थी। बलिया में चिट्टू पांडे के अंदर था, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तामलुक में क्या था, जातीय सरकार, विद्युत वाहिनी भी कहा जाता था इनको, और सातारा में प्रति सरकार, YB चौहान और नाना पाटिल रन कर रहे थे। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक तो राम मनोहर लोहिया, इनको अच्छे से थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। जयप्रकाश नारायण, ये वही जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च किया था। इमरजेंसी इंडिया में पहली बार इनकी वजह से ही लगी थी। जयप्रकाश नारायण ने चलो दिल्ली का आंदोलन दिया था और इसीलिए इंदिरा गांधी ने, आप देखना, 1975 में इमरजेंसी लगाया था, जन आंदोलन मूवमेंट। अरुणा आसफ अली को भी अच्छे से कर लीजिएगा। उषा मेहता मैंने बताई थी, अंडरग्राउंड रेडियो रन करती है। ये बीजू पटनायक, अभी के जो ओडिशा के CM है नवीन पटनायक, उनके फादर है ये बीजू पटनायक, ही इज़ अगेन अ वेरी गुड फ्रीडम फाइटर। और ये सुचेता कृपलानी, यही थी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट CM। ठीक है, तो ये कुछ पर्सनैलिटीज सर्कल में है जिनको अच्छे से करना है। बाकी पैरेलल गवर्नमेंट, आप जब नोट्स बनाओगे, वैसे तो मैंने नोट्स में लिखवा ही दिया है बट आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। बलिया चिट्टू पांडे के अंदर था, तामलुक जो है वो जातीय सरकार रन करती थी और सातारा में प्रति सरकार कहते थे, ये लोग है। बस नोट्स में इतना आना चाहिए आपके, ठीक है। हाँ, यही वो क्वेश्चन कह रहा था मैं। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा आदमी है जिसने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखा था। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन का एक ट्रांसलेशन है इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का, एक इंडियन रिलीजियस बुक से उसका ट्रांसलेशन है। ऑप्शन दे दिए। अब देखो, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गांधी और सरोजनी नायडू। अभी लोग क्या सोचेंगे, सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो गाना गाती थी। लोग ऐसा सोचेंगे सरोजनी नायडू है आंसर, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अब रिस्क लिया जा सकता है, इस क्वेश्चन में अगर नहीं आता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि गांधी जी जहाँ दिखे गांधी जी मार के आ जाओ। अगर रिस्क नहीं ले सकते हो, सरोजनी नायडू कर सकते हो तो वो भी खराब था, बट अगर कोई इसमें से ये दो करता तो ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तिलक और जवाहरलाल नेहरू हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी जो है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये इन्होंने येरवाड़ा जेल में लिखा था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। आंसर सी हो जाएगा। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन इज अ बुक ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत हिम्स एंड लिरिक्स। संस्कृत मंत्रास थे, उसका ट्रांसलेशन था। ये कहाँ से, उपनिषद और अदर स्क्रिप्चर से उठाए गए थे। गांधी जी ने इसको ट्रांसलेट किया था, कहाँ पे, येरवाड़ा जेल में। कौन से साल में, 1930 में। ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स बाय मनु, तुलसीदास, कबीर, नानक, मीराबाई एक्सेट्रा वेयर मेनली यूज फॉर हिज इंग्लिश फ्रेंड एंड स्पेशली फॉर मीरा बहन। इन्होंने मीरा बहन के लिए किया था और मोस्टली इंग्लिश फ्रेंड्स के लिए। अब आप सोचो कि क्वेश्चन क्यों आया था। इन जनवरी 2021 महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्टेड जेल टूरिज्म इनिशिएटिव, और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, येरवाड़ा जेल से। ऐसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, येरवाड़ा जेल में। तो यूपीएससी ने फाइनली येरवाड़ा जेल में और क्या क्या इवेंट्स हुए थे, और उन्होंने देखा गांधी जी का इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी कौन है, गांधी जी। तो उन्होंने देखा गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था, तो फाइनली ये स्टेटमेंट यहाँ से उठा लिया गया। इसीलिए पेपर जब आप, वैसे ये जो सेम आर्टिकल है ना, ये सेम चीज़ आपको द हिंदू में मिल जाएगी। द हिंदू ने भी इसका मेंशन कर रखा था। इसे मैं कहता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, अभी थोड़े डिस्कशन के बाद दिखाऊंगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठाना उस साल का और उसके बाजू में द हिंदू लगा दो, आपको दिखेगा डायरेक्ट वो क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया था, द हिंदू से। यूपीएससी के 100 में से 80 से 82 क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ द हिंदू से आए हुए हैं। बस आपको वो आर्टिकल में, मान लो जैसे ये सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन है, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन द हिंदू डाल दो, आपको दिखेगा द हिंदू पे आर्टिकल आ गया था। द हिंदू से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है, न्यूज़पेपर है अपने आप में, वो डेली पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स ने। ऐसे कई फैक्ट्स भी मिलते हैं, मेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा उससे और प्रीलिम्स भी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया। ये अगेन मिडाइवल इंडिया का क्वेश्चन है, लिखा ही हुआ है विद रेफरेंस टू मिडाइवल इंडिया। जब मिडाइवल करेंगे तब कर लेंगे हम इसको। अब ये क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल, और हिंदू फीमेल स्कूल को ही बाद में क्या कहा जाने लगा, बेथ्यून फीमेल स्कूल। इसमें से कौन सा आदमी उससे एसोसिएटेड था। ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। आप अगर नोट्स देखोगे तो मैंने आपको पढ़ा है ईश्वर चंद विद्यासागर थे, ये संस्कृत कॉलेज के भी क्या थे, प्रिंसिपल थे। ठीक है, एनी बेसेंट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एनी बेसेंट ने इंडिया में होम रूल मूवमेंट किया था और ये इन सब से एसोसिएटेड भी नहीं थी। देवेंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, जब राजा राममोहन रॉय की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो ब्रह्मो समाज के नेक्स्ट लीडर थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और सरोजिनी नायडू तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। ये अगेन मैंने आपको बताया था उस दिन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उससे आया हुआ क्वेश्चन है। और अगेन मैं इसको इजी कैटेगरी में डालता हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और ईश्वरचंद विद्यासागर पे अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ, मतलब 2014 में एक था, 17 में एक था और फाइनली 21 में भी एक आ गया क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
आंसर हो जाएगा सी, ईश्वरचंद विद्यासागर। कहाँ से उठा है? बिपिन चंद्र, मॉडर्न इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी, विथ एंकरेजमेंट फ्रॉम एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लाइक माइंडेड सोशल रिफॉर्मर। अब क्या हुआ था, ये जो बेथ्यून करके आदमी था, इसने स्कूल का इस्टेब्लिश किया था। इसको किस किस लोगों ने एंकरेज किया था, ये उनके नाम है। आपको ये नाम नहीं भी याद रहे तो चलता है, ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि बेथ्यून करके एक पर्सन था जिसने कोलकाता में पहली स्कूल इस्टेब्लिश की थी। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। कौन से साल में? 1849 में। और इसी को क्या कहा गया था? हिंदू फीमेल स्कूल। बट जब 2 साल बाद बेथ्यून की डेथ हो गई तो 1856 में जो गवर्नमेंट आई उसने इसका नाम क्या कर दिया? बेथ्यून स्कूल। यही वो बेथ्यून स्कूल है जहां पे ईश्वरचंद विद्यासागर को इस स्कूल का यहाँ लिखा नहीं है, हाँ, मेड द सेक्रेटरी, को सेक्रेटरी बनाया गया था। और यहीं से इन्होंने सती कस्टम और वुमेन इमेंसिपेशन, इसके लिए इन्होंने काम किया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट, इसको पास इनके वजह से किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब था, पहले क्या होता था, विधवाओं को दूसरी शादी करने के लिए अलाउ नहीं था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाया कि ये जो विधवा है इनको भी राइट्स है, इनके भी कुछ राइट्स है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने फाइनली विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया। इट वॉज ओनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर। और एक और चीज़ याद रखना है, सती जो था, ये सती किसकी वजह से हटा था? राजा राम मोहन रॉय की वजह से। राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती हटा था और इनकी वजह से विडो रीमैरिज एक्ट आया था। ठीक है, तो हमको यही जानना है। और एक और फैक्ट जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये क्या थे? संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उस टाइम का बहुत बढ़िया कॉलेज था संस्कृत कॉलेज। और ये कहाँ पे था? संस्कृत कॉलेज भी कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्नल इंडिया, 3 नाम दे दिए आपको, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज। पूछ रहा है ये तीनों किसके पार्ट थे। अब आप ऑप्शन देखिए, सबसे पहला लिखा है लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, एक टाइम पे। नेक्स्ट लिखा है मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। नेक्स्ट लिखा है मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और लास्ट लिखा है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब मान लीजिए आप नहीं भी पढ़े, फिर भी आप डी के साथ आसानी से जा सकते हैं। क्यों? जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, एक आर्मी ही ऐसी चीज़ थी जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको इक्वल वेटेज पे रखा जा रहा था। बाकी लीडर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, इस टाइम पे तो हो ही नहीं सकता कि प्रेम कुमार सहगल, और अगर स्वदेशी मूवमेंट में ये लोग इतने प्रोमिनेंट होते तो आपने इनका नाम क्यों नहीं सुना होता? आप क्यों दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले इनका नाम सुनते हैं? तो स्वदेशी से तो हो ही नहीं सकते। अगर स्वदेशी जितने बड़े मूवमेंट से होते तो आपको पता होता। सेकेंड, आप देखोगे इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर, अगर इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर होते तो आपको पता होता मुस्लिम लीग ने अलग से पार्टी फॉर्म कर ली थी। तो मुस्लिम लीग इनिशियली था ही नहीं इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट, तो कोई मुस्लिम इसका पार्ट हो ही नहीं सकता। तीसरा लिखा है मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर इसके भी पार्ट होते तो क्यों आप बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते? बस एक यही चीज़ है जो आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, इंडियन नेशनल आर्मी, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों आर्मी के मेंबर थे। ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 12, मॉडर्न इंडिया, वही बिपिन चंद्र से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रिटिश हैड इनिशियली डिसाइडेड टू होल्ड पब्लिक ट्रायल्स। अब हुआ क्या था, आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, उनके हाथों सुभाष चंद्र बोस ने ले लिया था। और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि क्यों ना एक आर्मी फॉर्म करके ब्रिटिश पे अटैक की जाए, तो उन्होंने किसका सपोर्ट लिया था? जापानीज लोगों का। बट जैसे ही उन्होंने जापानीज लोगों का सपोर्ट लिया, फाइनली आप देखोगे कि ये लोग वॉर हार चुके थे जापानीज, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कुछ लोगों को पकड़ के लाए थे और इसको क्या कहा था? प्रिजनर्स ऑफ वॉर। कुछ लोग जो वॉर में पकड़े गए, इसको कहा गया था प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और ब्रिटिशर्स ने कहा था इनके अगेंस्ट हम लोग ट्रायल चलाएंगे, इनको हम सजा देंगे। तो इसको ये जो है, इसको क्या कहा गया था? रेड फोर्ट ट्रायल्स। रेड फोर्ट ट्रायल्स क्यों कहा गया था? ये दिल्ली का जो लाल किला है वहां पे इनका ट्रायल कर रहे थे। ट्रायल का मतलब क्या होता है? आपकी सजा डिक्लेयर करेंगे कि आपको क्या सजा देनी चाहिए, इसको कहा जाता है ट्रायल। तो इसके बारे में कहा गया है, ब्रिटिशर्स ने कई ऐसे इंडियन नेशनल, INA का मतलब है इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स को, कैदियों को पकड़ा था। कितने थे? अराउंड 7000।
अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहली बार इनका ट्रायल का लगवा था रेड फोर्ट ट्रायल्स, इसलिए आप अपने नोट्स में देखोगे तो मैंने आपको लिखवाया द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल, जिसमें इनका केस लड़े थे कुछ लोग, उनका नाम भी दिया गया यहाँ पे नहीं दिया है, के.एन. काटजू लड़ा था इनका केस, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू भी इनका केस लड़े थे, भूलाभाई देसाई इनका केस लड़े थे, बहुत बड़े बड़े इंडिया के लोग थे जिन्होंने इनका केस लड़ा था। और यही वो टाइम था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फाइनली इनका सपोर्ट किया था, क्योंकि कुछ मुस्लिम लोग भी थे इस आर्मी में, इसीलिए तो मुस्लिम का भी हमको सपोर्ट था। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे, हिंदू जो था प्रेम कुमार सहगल, मुस्लिम जो था शाहनवाज खान, और एक सिख था गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये और कुछ नहीं, रेड फोर्ट ट्रायल से ही रिलेटेड है, तो आपने रेड फोर्ट ट्रायल्स भी देखोगे तो उस नोट्स में आपको मिल जाएगा ये। हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दे दिया आपको और पूछा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है निजामत ऑफ एयरकोर्ट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। ये एयरकोर्ट जो है ये कहाँ से आया था, कार्नेटिक से आया था, और कार्नेटिक कहाँ से आया था, कार्नेटिक आया था हैदराबाद से। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि निजामत ऑफ कार्नेटिक इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, तो स्टेटमेंट हो जाता राइट, बट आरकोट कहाँ से अलग हुआ था, कार्नेटिक से, और कार्नेटिक पहले हैदराबाद से अलग हो चुका था, उसके बाद आरकोट अलग हुआ। मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र अभी इंडिया से अलग हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अब महाराष्ट्र इंडिया से अलग हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र क्या हो गया, अब अलग कंट्री हो गया। अब जब नागपुर इसमें से अलग होगा ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि नागपुर जो है वो इंडिया से अलग हुआ, आप क्या कहोगे, नागपुर किससे अलग हुआ, महाराष्ट्र से, क्योंकि अब नागपुर किसका पार्ट था, महाराष्ट्र का। वैसे ही आरकोट जो था ये किससे अलग हुआ था, कार्नेटिक से, और कार्नेटिक अपने आप में एक अलग स्टेट, अलग प्रोविंस बन चुकी थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही है। मैसूर ये वही जगह है जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान, आप लोग पढ़ोगे एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें मैंने लिखा है ये विजयनगर एम्पायर इसी से अलग हुआ था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वोडेयार डायनेस्टी थी, कृष्ण राजा वोडेयार थे वहाँ के रूलर, तो उनके बाद ही अलग हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा आपको कह रहा है रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अहमद शाह दुर्रानी इंडिया में कब आया था, 1740s के बाद आया था, आई गेस 1748 में आया था, और रोहिलखंड आई गेस 1721 में बन चुका था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। रोहिला और रोहिला लीडर्स जो थे उन्होंने रोहिलखंड बनाया था और अहमद शाह दुर्रानी उसके बाद आया था, क्योंकि पहला भी रॉन्ग हो जाएगा, तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर है बी। ये कहाँ से आया हुआ है टॉपिक, एंग्लो वॉर से। आप जब एंग्लो वॉर्स पढ़ोगे देख लो, तीनों के तीनों एंग्लो वॉर्स है। ये क्या है, एंग्लो मैसूर वॉर, ये अगेन एंग्लो मराठा के टाइम पे हम पढ़ते हैं, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जब फाइनली अहमद शाह दुरानी के बाद आपका अहमद शाह अब्दाली आया था इंडिया में, तो उसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किया था। और ये वाला भी जो है ये एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, तो ये टॉपिक है एंग्लो वॉर्स। 2 या 3 साल पे बाद इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से था। क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी द निजाम ऑफ आरकोट एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इट वॉज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ हैदराबाद। देखा मैंने कहा ना, पहले वो हैदराबाद में था, बट हैदराबाद से पहले अलग हुआ कार्नेटिक, और कार्नेटिक से बाद में अलग हुआ आरकोट। बट जब आरकोट अलग हुआ तो वो कैसा अलग हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह, बट इट डिड नॉट गेट आउट ऑफ इट, तो स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो लिखा है किंगडम ऑफ मैसूर जो है वो एक पावरफुल स्टेट था, किसके अंदर, वोडेयर डायनेस्टी के अंदर। जो वोडेयर डायनेस्टी किसका पार्ट था, विजयनगर का, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। और तीसरा लिखा है स्टेट ऑफ रोहिलखंड इमर्ज 1721 बट मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ, और ये कहाँ से बन के, रोहिलखंड किससे बना था, रामपुर, बरेली एक्सेट्रा से। बट अहमद शाह दुर्रानी जो है इसने इंडिया में इन्वेजन कब स्टार्ट किया, 1748 में, बट उसके पहले ही हमारा रोहिलखंड बन चुका था। तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ये जो क्वेश्चन है अगेन अजंता, सांची, पांडुलेनी, ये सब कहाँ पे, एंशिएंट इंडिया में आप पढ़ोगे, अजंता केव्स। हो गया हमारा ये खत्म, 2021 भी हमने खत्म कर दिया।